हेलो एवरीवन। वेलकम टू किनी स्टडीज। आज है 12 फरवरी और आज के करंट अफेयर सेशन में हम जिन टॉपिक्स को कवर करेंगे वो टॉपिक्स हैं मीठी रिवर, देन हम देखेंगे अग्नि 3 इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में। इसके साथ ही हम देखेंगे इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज के बारे में, देन हाइड्रोजन फेलोशिप प्रोग्राम के बारे में। हाल ही में ये आई लिव कनेक्ट जो प्लेटफॉर्म है ये चर्चा में रहा है, इसके बारे में देखेंगे। देन ब्रिक्स शेरपा मीटिंग्स 2026 के बारे में देखेंगे कि ये कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है और क्या इसका उद्देश्य है। लास्ट में हम देखेंगे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में। शुरू करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट मीठी रिवर। यहाँ पर जो मीठी नदी है इससे संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट इज अ पेरेनियल रिवर दैट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द ओवरफ्लो ऑफ विहार लेक एंड पुआई लेक। एंड सेकेंड, the river flows through the heart of Mumbai and empties into the Arabian at Mahim Creek. And third, due to extensive conservation efforts, the river is now one of the cleanest urban rivers in India. और यहाँ पर आपसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स पूछे जा रहे हैं। आपको बताना है मीठी रिवर से संबंधित यहाँ पर कितने ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि इनकरेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ पर दो स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट हैं, वो है फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट, जबकि जो सेकंड स्टेटमेंट है यहाँ पर वो करेक्ट है। मीठी रिवर जो हाल ही में चर्चा में रही है ये एक सीजनल रिवर है, ना कि पेरेनियल रिवर। साथ ही जैसे थर्ड स्टेटमेंट में कहा गया है कि इट इज नाउ द क्लीनेस्ट अर्बन रिवर्स इन इंडिया, ये बिल्कुल ही गलत है, ये हाईली पॉल्यूटेड है। आप यहाँ डिटेल में देख सकते हैं। Methi River is a seasonal river, not a perennial one, and its flow is largely dependent on monsoon rains and the overflow from Vihar and Powai lakes. The river's on course takes it through several prominent suburbs of Mumbai and it ultimately drains into the Arabian Sea at Mahim Creek. The Mithi River is highly polluted due to the discharge of untreated sewage, industrial effluents, and the dumping of solid waste. Encroachments along its bank have further degraded the river and reduced its carrying capacity, making the surrounding areas vulnerable to flooding during high rainfall. While there have been efforts to clean up the river, it remains a significant environmental challenge for the city of Mumbai. ये जो मीठी रिवर है इट इज वन ऑफ द 4 रिवर्स फ्लोइंग थ्रू द सिटी ऑफ मुंबई। और इसके ओरिजिन की बात करें तो आपने देखा कि ये बोआई रिवर से जो बिहार लेक है वहां से ये ओरिजिनेट होती है और ये जो अपना वाटर फ्लो है वो पोआई लेक से भी पाती है या रिसीव करती है। इसके लेंथ की बात करें तो इट फ्लोज फॉर अप्रोक्सीमेटली 18 किलोमीटर बिफोर मीटिंग द अरेबियन सी एट माहिम क्रीक, and it plays a crucial role as a natural stormwater drainage system for Mumbai. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। With reference to the Agni 3 intermediate range ballistic missile, consider the following statements. यहाँ पर जो अग्नि 3 मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है उससे संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, it is a 3-stage missile system primarily utilizing liquid fuel propulsion to ensure high accuracy. And second, the missile is capable of delivering both conventional and nuclear payloads to targets up to 3000 km.
And third, it is developed and operationally deployed under the direct command of the Defense Research and Development Organization. और यहां पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछी जा रही हैं। आपको बताना है जो अग्नि 3 इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है उससे संबंधित यहां पर कितने ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो यहां पर केवल एक ही स्टेटमेंट करेक्ट है और वो है सेकंड स्टेटमेंट, जबकि फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट में ये कहा जा रहा है कि ये 3 स्टेज मिसाइल सिस्टम है, ये इनकरेक्ट है। ये 2 स्टेज सॉलिड फ्यूल मिसाइल सिस्टम है। आप यहां डिटेल में देख सकते हैं। The Agni 3 intermediate range ballistic missile is a cornerstone of India's strategic deterrence. So it is a 2-stage solid fuel missile, not a 3-stage liquid fuel system. And solid propulsion is preferred for strategic missiles as it allow for quicker launch readiness and easier storage. So its range is approximately 3000 km, placing it firmly in the intermediate category, and it is designed to carry strategic as well as conventional payloads. So the DRDO developed the missile. Its operational deployment and command fall under the Strategic Force Command, which is part of India's Nuclear Command Authority. So the recent successful test firing from Chandipur, Odisha was aimed at validating its operational readiness under the SFC, and this system complements other variants like Agni 1 and Agni 5, providing a credible minimum deterrence and a robust second strike capability. So अभी हाल ही में इसकी टेस्ट फायरिंग जो हुई है, इस वजह से अग्नि 3 जो मिसाइल सिस्टम है ये काफी चर्चा में रही है। And the guidance system uses advanced inertial navigation, ensuring high circular error probable accuracy. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Indian National Center for Ocean Information Services was established under which ministry? अभी हाल ही में ये चर्चा में रहा है भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र, और आपसे पूछा जा रहा है कि इसकी स्थापना किस मंत्रालय के अधीन की गई थी। आपके ऑप्शंस हैं मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। यहां पर आपको बताना है कि इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज किस मंत्रालय के अधीन इसकी स्थापना की गई है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। इसकी स्थापना की गई है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के अंतर्गत। आप देख सकते हैं द इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज will launch 3 new ocean services, जो कि है जेलीफिश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म, जिसको जेली AIIP के नाम से जानते हैं, देन समुद्र 2.0 मोबाइल एप्लीकेशन, एंड सीमलेस इंफॉर्मेशन विजुअलाइजेशन एंड एनालिसिस सिस्टम, जिसको सीवास के नाम से जानते हैं, अलॉन्ग विद अ न्यू लोगो। इनकॉइस की बात करें इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज के बारे में, तो it was established as an autonomous body under the Ministry of Earth Sciences, and it is located in Hyderabad, Telangana. So it provides ocean information and advisory services through continuous ocean observations and focused research. It runs the Indian Tsunami Early Warning Center, issuing tsunami alerts within 10 minutes for India and 28 Indian Ocean countries. आपने देखा कि ये अभी हाल ही में चर्चा में रहा क्योंकि 3 नए
ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज को लॉन्च किया गया है। सो यहाँ पर अगर हम जेली AIIP की बात करें तो ये एक नेशनल वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म है फॉर रिपोर्टिंग एंड विजुअलाइजिंग जेलीफिश एग्रीगेशन, सॉर्मिंग एंड स्ट्रेडिंग इवेंट्स अलोंग विद द इंडियन कोस्ट। देन ये जो समुद्र मोबाइल ऐप है, ये एक अपग्रेडेड मल्टीलिंगुअल एडवाइजरी प्लेटफॉर्म है। एंड देन देयर इज सिवास, सो इट इज अ कोस्टल inundation early warning services designed to provide advance alerts on swell surge flooding events। इसके साथ ही आपने देखा कि जो ये इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज है, इसकी स्थापना की गई 1999 में अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। What is the name of the fellowship program launched to strengthen India-Netherlands cooperation in hydrogen technologies? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है, हाइड्रोजन प्रौद्योगिकी में भारत नीदरलैंड सहयोग को मजबूत करने के लिए हाल ही में जो शुरू किया गया फेलोशिप कार्यक्रम है, उसका नाम क्या है? आपके ऑप्शंस हैं इंडो डच ग्रीन एनर्जी मिशन, सेकंड नेशनल हाइड्रोजन रिसर्च फेलोशिप, थर्ड नेशनल ग्लोबल हाइड्रोजन एकेडमिक एक्सचेंज स्कीम, या फिर इंडिया नीदरलैंड्स प्रोग्राम हाइड्रोजन फेलोशिप प्रोग्राम। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। सो हाल ही में जो हाइड्रोजन टेक्नोलॉजीज के कॉपरेशन से संबंधित एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया है इंडिया और नीदरलैंड्स के मध्य, वो है इंडिया नीदरलैंड्स हाइड्रोजन फेलोशिप प्रोग्राम। आप देख सकते हैं, The Department of Science and Technology strengthened India-Netherlands cooperation by launching the India-Netherlands Hydrogen Fellowship Program and enabling an academic partnership in green energy. So the fellowship is a national capacity building initiative open to Indian doctoral, postdoctoral and faculty researchers. So it focuses on hydrogen system integration, safety, techno-economic analysis, life cycle assessment and indigenization. So DST also hosted the signing of a memorandum of understanding between the University of Groningen and the 19 IITs of India. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। India has launched the world's first doctor-led AI healthcare ecosystem designed for continuous clinical monitoring and early intervention care directly into patients' homes. And what is the name of this initiative? So यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि भारत ने डॉक्टरों के नेतृत्व में विश्व का पहला AI हेल्थ केयर इकोसिस्टम लॉन्च किया है, जिसे मरीजों के घरों में ही निरंतर नैदानिक निगरानी और प्रारंभिक उपचार प्रदान किया जा सकेगा। आपको बताना है कि ये जो सिस्टम है, इसका नाम क्या है? आपके ऑप्शन है ई संजीवनी प्लस, आई लाइफ कनेक्ट, हेल्थ नेट इंडिया या फिर आयुष्मान AI केयर। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो इस सिस्टम का नाम है आई लिव कनेक्ट। आप देख सकते हैं, इंडिया लॉन्च्ड आई लिव कनेक्ट, द वर्ल्ड्स फर्स्ट डॉक्टर लेड AI हेल्थ केयर इकोसिस्टम एम्ड एट प्रोवाइडिंग continuous clinical monitoring and early intervention care at patients' homes. So the system integrates AI-powered predictive analytics with real-time doctor oversight. It uses wearable medical grade biosensors, including a chest patch and wristband, vital parameters such as ECG, heart rate,
SpO2, respiration, and temperature are continuously monitored, and data is transmitted in real time to a 24/7 medical command center. साथ ही ये जो इनिशिएटिव है, अगर हम इसकी बात करें तो दिस इनिशिएटिव इज स्पेशली beneficial for elderly patients and those with a chronic illness in remote areas. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। The first BRICS Sherpa meeting for India's 2026 chairmanship commenced on 9th of February 2026 at which of the following places? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि भारत की जो 2026 की अध्यक्षता के लिए पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक है वो 9 फरवरी 2026 को शुरू हुई है। आपको बताना है कि किस स्थान पर ये जो पहली बैठक है उसकी शुरुआत हुई है। आपकी ऑप्शंस हैं मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद या फिर न्यू दिल्ली। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। इसका आयोजन किया गया है नई दिल्ली में। आप देख सकते हैं The first BRICS Sherpa meeting under India's 2026 chairmanship began on 9th of February 2026 in New Delhi. The meeting marked the launch of India's 2026 BRICS chairmanship and India is chairing this for the fourth time. इससे पहले भारत ने जो ब्रिक्स की चेयरमैनशिप है वो 2012 में, 16 में और 2021 में की है। And the theme is Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability. The priorities follow PM Narendra Modi's people-centric and humanity-first vision. आप ध्यान रखेंगे 2026 में जो ब्रिक्स समिट है उसका आयोजन भारत में किया जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। With reference to the International Space Station, consider the following statements. यहाँ पर जो अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन है उससे संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है इट इज अ मॉड्यूलर लेबोरेटरी लोकेटेड इन द जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट। एंड सेकंड, it is a collaborative project involving 5 space agencies including China National Space Administration. और यहाँ पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछे जा रहे हैं। आपको बताना है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से संबंधित यहाँ पर कौन से ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। यहाँ पर ये दोनों ही स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की बात करें तो ये स्थित है लो अर्थ ऑर्बिट में, इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट हो जाता है। देन सेकंड स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है। इसमें जो 5 स्पेस एजेंसीज की बात की गई है ये सही है, पर इसमें चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन शामिल नहीं है। आप यहां डिटेल में देख सकते हैं। The International Space Station is one of the most complex international scientific collaborations in history. The ISS is located in low Earth orbit, not GTO. It orbits at an altitude of approximately 400 km, allowing for microgravity research and continuous human habitation since November 2000. The 5 participating space agencies are NASA from USA, Roscosmos Russia, ESA Europe, JAXA Japan, and CSA Canada. China National Space Administration is not a partner in the ISS program. China instead operates its own independent space station in Tiangong. This
Station serves as a platform for cutting edge research in human health, material science, and Earth observation. However, its operational life is nearing its end, with plans for a controlled deorbiting in 2030 over a remote ocean area using a dedicated US deorbit vehicle. So, this will mark the end of the over 3 decades of international cooperation in low Earth orbit. So, आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही. थैंक यू फॉर वॉचिंग. डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.